नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम 8वां चैप्टर में संविधान के मूलभूत लक्षण यानी संविधान की जो लाक्षणिकताएं देख रहे हैं, उनमें हम 8वीं लाक्षणिकता आए हैं स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुग्रथित न्यायतंत्र। तो हमारा जो न्याय तंत्र है वो पहले भी आपको वो पॉइंट आया था तो बताया है कि स्वतंत्र है, निष्पक्ष और सुग्रथित है। सुग्रथित मीन्स सबसे नीचे हम देखें कि हमारी तालुका लेवल पर तहसील अदालत होती है जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उसके ऊपर वहाँ संतुष्ट न्याय नहीं मिलता है तो हम जिला न्यायालय में जा सकते हैं। उसी में हमें न्याय का संतुष्ट नहीं होते हैं तो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय जो हर एक राज्य में होती है और उसके ऊपर पूरे देश की जो न्यायालय है उसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं और वो हमारे भारत की दिल्ली में आई हुई है और गुजरात की उच्च न्यायालय अहमदाबाद में आई हुई है। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। यहाँ पर हमें संतुष्ट नहीं हो तो हम ये न्यायालय में जा सकते हैं, यहाँ पर हमें संतुष्ट नहीं हो तो हम ये उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो अगर हमें संतुष्टकारक नहीं लगे या हमें न्याय नहीं मिला हो तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो अंतिम निर्णय है, वो सबको मान्य रखना ही पड़ता है। तो इस तरह हमारे भारत का जो न्याय तंत्र है वो इस तरह सुग्रथित के ऊपर एक की व्यवस्था है और सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की जो न्यायालय है उसका निर्णय अंतिम निर्णय है। अभी वो स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय सभी न्याय तंत्र जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है क्योंकि हमने देखे कि सरकार के जो 3 अंग है, एक तो हमने देखा विधानसभा यानी कारोबारी, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायतंत्र। तो कारोबारी और कार्यपालिका से विधानसभा को न्याय तंत्र को अलग रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। और क्योंकि ये न्यायतंत्र अगर कारोबारी या कार्यपालिका से मिला हो तो वो निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाता। कभी देखो कोई राजनेता हो या बड़ी हस्ती हो तो उसके फेवर में न्याय दे तो जो निर्दोष होता है उनको सजा होगी और गुनहगार खुलेआम घूमेगा। इसीलिए ये न्यायतंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है कि कोई राजनीतिक दल या राजनेता उसमें अपना हस्तक्षेप करके अपने कोई रिश्तेदार है या अपना ही कोई है उस गुनहगार को न बचा ले। उसके कारण उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है। अभी हम देखें कि संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच जो संवैधानिक मामले होते हैं और कोई कानून बनाया है और उसका अर्थघटन करना है तो उसके में कोई विवाद उद्भवता है तो उसका अंतिम फैसला है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला सुनाता है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को मान्य रखना पड़ता है। और केंद्र सरकार को लगे तो वो मतलब बनाया हुआ कानून अगर उसको सही नहीं लगे, उसको प्रजा के हित में नहीं लगे या संविधान के नियमों को खिलाफ लगे तो न्यायपालिका जो है सर्वोच्च न्यायालय है वो कानून को रद्द भी कर सकती है। अभी न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है वो बात मैंने आपको बताई क्योंकि वो निष्पक्ष और तटस्थ न्याय दे सके इसलिए उसको कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा है। और संविधान के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की भी रक्षा करती है। हमारे जो 6 मूलभूत अधिकार हमें प्राप्त है, समानता का जो है, शिक्षा का, धार्मिक सदा, ये अधिकार अगर हमारा कोई दूसरी व्यक्ति या कोई संस्था या सरकार हमारा छीन लेती है तो उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठा सकते हैं। उसके लिए हम ये कानून की ही मदद ले सकते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। अभी हमारे संविधान का जो 8वां लक्षण है संविधान संशोधक उपबंध। संविधान में और देशों का जो संविधान है उसमें समय समय पर परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में समय और संजोगों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता पड़ती है। संविधान में सुधार भी किए जाते तो सुधार के संबंधी धाराओं को 3 भागों में बांटा कि कौन से समय में किस प्रकार का सुधार होता है। तो पहला सुधार कुछ परिस्थितियों में संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों में सामान्य बहुमति से सुधार किया जा सकता है कि संविधान में कोई सुधार करना है। हम देखें कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और बहुत सारे सदस्य 389 सदस्यों ने मिलकर जो संविधान बनाया है
उसी में जो नियम बनाए वो भी समय के साथ कभी वो सुसंगत नहीं होते, तो उसमें बदलाव भी लाना पड़ता है। तो उसमें बदलाव लाना है तो तभी कोई ऐसी सामान्य परिस्थिति है तो हमारे संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं और मतदान किया जाए कि उसमें ये सुधार करना है, तो उसमें जिसको बहुमति मिलती है तो बहुमति मिलती है तो सुधार होता है। अभी हम देखेंगे कि कुछ परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति मिली हो, अथवा जो सदस्य उपस्थित हो और मतदान में भाग लेने के वाले सदस्यों की दो दो तृतीयांश सदस्यों की स्पष्ट बहुमति मिली हो, दोनों सदनों की बहुमति हो, तथा कई बार उनमें से कई सदस्य अनुपस्थित भी होते, तो जो उपस्थित सदस्य और मतदान करे तो दो तृतीयांश मतदान मिला हो तो भी उसमें सुधार होता है। हमने जो देखा कि संविधान में 265 जो अनुच्छेद है और 40 वो परिशिष्ट है, तो उसमें समय समय पर परिवर्तन होता है। संविधान में कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमति, उसी प्रकार उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की दो तृतीयांश बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। अभी संविधान में कोई सुधार करना है तो दो सदनों की जो उपस्थित सदस्य है उनके दो तृतीयांश बहुमत मिले, और जो हमारे आधे से अधिक राज्य यानी 28 राज्य है तो 14 राज्य से ज़्यादा राज्यों की भी राज्यों के विधानसभाओं की भी स्वीकृति होनी चाहिए कि उसमें सुधार करने के लिए उनकी भी सहमति होनी चाहिए, तभी ही सुधार होते हैं। तो ये हमने देखा संविधान में संशोधक उपबंध। अभी हम देखेंगे सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के बारे में हमने पहले चर्चा भी की है कि जो व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक उम्र का हो, वो किसी सभी नागरिकों में बिना किसी धर्म, कोई भी धर्म, भाषा, लिंग, आय, गरीब हो अमीर हो, कोई भी संप्रदाय का हो, उसके पास कितनी भी संपत्ति हो या ना हो, वो गांव से हो या शहर से हो, जन्म स्थान कोई भी हो, आदि के भेदभाव के बिना वो स्वतंत्र रूप से समान मत देने का अधिकार है। तो ये तो हम पहले भी देख चुके। तो यहाँ पर हमारे लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार, कि व्यक्ति मतदान 18 साल की व्यक्ति या उससे अधिक उम्र वाली व्यक्ति मतदान करती है और उनको जो पसंद उम्मीदवार है उसी को ही वो अपना मत देकर उसको विजेता बनाती है। और चुनाव में भी हम आए दिन देखें कि जो युवा मतदाता आए हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, लोगों में उत्साह होता है, जन जागृति है, उसके कारण राजनीतिक क्षेत्रों में युवाओं की सक्रियता बढ़ी। ये सारी लोकतंत्र की परिपक्वता की सफलता की निशानी कि लोग इतने जागरूक हुए और जागरूकता से उनमें भाग ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो वो लोकतंत्र की परिपक्वता है। तो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का क्वेश्चन है तो वो उसके बारे में हमने आगे भी चर्चा की है। अभी हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। जो हमारे संविधान की जो लाक्षणिकता है 10वीं, वो धर्मनिरपेक्षता, दूसरा उसको असांप्रदायिकता भी बोलते, वो भी हम प्रस्तावना में उसके बारे में पढ़ चुके, फिर भी एक बार देखेंगे कि हमारे संविधान में सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव को स्वीकार किया गया। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन या समर्थन नहीं, हमारा कोई भी राज्य हो या देश हो, कोई एक धर्म का न समर्थन करता है न प्रोत्साहन देता है, उनके दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, इस मामले में राज्य तटस्थ है, कोई धर्म उसके लिए सब धर्म बराबर है, इसीलिए वो तटस्थ है। और भारतीय संविधान में सांप्रदायिक पक्षपात अथवा धार्मिक मामलों से दूर है। हमारा जो संविधान है वो धर्म को लेकर तटस्थ है, कोई भी धार्मिक मामलों से वो दूर रहता है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कि सरकार की तरफ से मिलने वाले जो सारे सभी लाभ है वो सभी धर्म के लोगों को एक बराबर ही मिलते हैं। और सभी धर्म के अनुयायी जो है, यानी हिंदू धर्म के जो से अनुयायी है या मुस्लिम के, जैन धर्म के अनुयायी, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता, श्रद्धा, आस्था के प्रति वो धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी वो कर सकते हैं। और हमारे संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, जो मैंने आगे भी बताया था कि
जैसे हमारे बहुमती में हिंदू धर्म है तो अल्पसंख्यक में आते हैं मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्म है, सिख वगैरह धर्म के लोगों को विशेष अधिकार भी दिए गए, उसी को संविधान में विशेष प्रावधान भी दिए गए, जैसे कि पढ़ाई में, गवर्नमेंट की जॉबों में, सरकारी योजनाओं में उनको विशेष अधिकार दिए गए। तो ये धर्मनिरपेक्षता उनमें से भी एक क्वेश्चन कोई किसी तरह, पहले भी मैंने बताया कि भारत को असांप्रदायिक राष्ट्र कहा है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, कारण दीजिए, तो ये बात आपको उसमें बतानी है। तो उसी में आपको यही बताना है कि भारतीय संविधान किसी सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखता है, समान आदर भाव, और राज्य किसी भी एक धर्म को न समर्थन करता है और न उसको प्रोत्साहन देता है। राज्य को कोई अपना धर्म या संप्रदाय नहीं है, वो उस मामले में तटस्थ है। बाद में यहाँ पर भारत के हर एक व्यक्ति को अपने धार्मिक मान्यता, श्रद्धा, आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने का, उसका प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।